नमस्कार। नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। साल 2025 जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के नाम रहा है। उत्तर भारत से लेकर हिमालय तक कहीं बारिश ने कहर बरपाया तो कहीं बादल फटने से तबाही मची। जलवायु परिवर्तन ने पूरी दुनिया पर असर डाला है तो भारतीय उपमहाद्वीप भी इससे अछूता नहीं है। इन दिनों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब समेत उत्तरी भारत में लगातार हो रही बारिश ने जीवन को पटरी से उतार दिया है। आज हम जानेंगे कि क्या ये सच में प्रकृति का गुस्सा है या हमारे अपने ही कामों का नतीजा। इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर गगनदीप सिंह, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट से, और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर विश्वास चीतले, आप सीनियर फेलो हैं काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। थैंक यू। डॉक्टर विश्वास साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। जो ये हाल का घटनाक्रम है, आप लगातार चारों तरफ तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहीं बारिश है तो कहीं भूस्खलन है, लैंडस्लाइड है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। हाल में जो अफ़गानिस्तान का भूकंप आया जिसमें अच्छी खासी तादाद में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, किस नज़रिए से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? थैंक यू क्वेश्चन के लिए और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। तो जैसे आपने पॉइंट आउट किया, आपने स्टेट्स के नाम भी लिए और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने में काफ़ी वर्षा हुई है और वर्षा के चलते इन सभी राज्यों में खूब डिजास्टर इवेंट्स हुए हैं, आपदाएं आई हैं। तो मेरे अनुसार काफ़ी लोग इसको बोल रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। क्लाइमेट चेंज, अगर आप क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, इन्होंने 2023 में अपनी रिसेंट रिपोर्ट लॉन्च की थी जिसमें उन्होंने बताया कि बिल्कुल क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसमें बहुत क्लियरली ये भी बताया गया कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। तो एक रीज़न तो ये है, लेकिन पर्टिकुलरली जो इस साल हम ज़्यादा वर्षा देख रहे हैं और ज़्यादा डिजास्टर्स देख रहे हैं, ज़्यादा आपदाएं देख रहे हैं, उसके रीजंस मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूँगा। जिसमें अगर आप IMD के आंकड़े देखें तो पंजाब में 2025 में वो बोल रहे हैं कि साउथ वेस्ट मानसून बहुत एक्टिव रहा है और पंजाब में 1272% एक्सेस रेनफॉल हुई है केवल एक दिन में। ये मैं 25 अगस्त मंडे की बात बता रहा हूँ जी। उसके बाद हरियाणा में उसी दिन 702% एक्सेस रेनफॉल हुआ, हिमाचल में 554% एक्सेस रेनफॉल हुआ। और अगर आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बात करें तो 1 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक यहाँ पर 20%, 14% और 44% एक्सेस रेनफॉल हुई है। तो दैट मीन्स अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं? इसके रीजन भी क्लियरली IMD ने एक्सप्रेस किए हैं। इसका रीजन ये है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया का 2025 का मानसून देखेंगे तो 2013 के बाद ही सबसे वेटेस्ट मानसून रहा है और 21% अबव नॉर्मल रेनफॉल हमने नॉर्थ इंडिया में एक्सप्रेस की है और 21 एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हुए हैं इस बार हमारे इन राज्यों में। और अगर आप इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर केवल 14 इवेंट्स हुए थे। तो 50% हमने इंक्रीज है इन डिजास्टर या आपदाओं में जो कि इस बार हो रही हैं। और इसका मेजर रीजन क्या है कि आपको मालूम होगा कि अगर हम मानसून की बात करते हैं तो मानसून में बे ऑफ बंगाल की तरफ से मानसून करंट्स नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं और काफी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं जो कि इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये दोनों जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत एक्सेसिव रेनफॉल होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है और इस बार यही हो रहा है। ऐसा 4-5 बार हो चुका है और ये डिस्टर्बेंसेस आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरह की रेनफॉल हो रही है। तो इसका मेजर रीजन यही है और इसीलिए हम इस बार, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो अगस्त है ये वेटेस्ट अगस्त रहा है 2001 के बाद। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा और ये इस चीज का प्रमाण देते हैं कि इस बार हम इस तरह की त्रासदियों को क्यों फेस कर रहे हैं। डॉक्टर विश्वास, आपने देखा कि जिस तरीके से डॉक्टर गगनदीप ने बताया, यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर मैं बीते साल की बात करूँ तो बीते साल अल नीनो का प्रभाव था और इस साल पहले से ही इस बात का अनुमान जताया जा रहा था कि ये ला नीना का प्रभाव होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि इसमें आप क्या असामान्यताएं देखते हैं?
इस साल की अगर मैं बात करूं तो? जी, थैंक यू टिपू जी। सो अगर हम इस साल की बात करें, एंड इफ आई कैन गो बैक टू लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर हमने देखा होगा कि जो नंबर ऑफ हीट वेव्स हुई थी समर के मंथ्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम मार्च टिल जुलाई, तो नंबर लास्ट ईयर बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू दोज दैट ऑकर्ड इन 2023। सो 2023 की तुलना में 2024 में हीट वेव्स बहुत ज्यादा थी, और हम लोग हीट का प्रकोप तब सह रहे थे। और आई मीन ऑफ कोर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन एल नीनो ईयर, जी। बिकॉज एल नीनो में इंडिया, इंडोनेशिया और ये जो साउथ ईस्ट एशियन देश है, यहाँ पे ज्यादातर हम देखते हैं कि मानसून डिले भी हो जाता है, और एंड एट द सेम टाइम वो अंडर परफॉर्मिंग मानसून भी रहता है। बट ऑल्सो ओवरऑल ही मॉइस्चर, अगर हम देखें, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बहुत कम होने के कारण एल निनो में टेम्परेचर राइज बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो लास्ट ईयर एटलीस्ट हमने वो देखा। अब आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रिंग सम स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम सम ऑफ आवर रिसर्च ऑन हीट एंड मॉनसून। तो लास्ट ईयर हमने मॉनसून के स्टडी मॉनसून पे एक स्टडी की थी, जिसमें हमने साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून दोनों का स्टडी किया कि पिछले 10 सालों में इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। एंड आई जस्ट लाइक टू शेयर सम स्टैटिस्टिक्स क्विकली ऑन दैट। जी। तो हमने देखा कि 50 से ज्यादा प्रतिशत तहसील्स जो है भारत के, इनमें मोर देन 10% इंक्रीज हमने देखी है मॉनसून रेनफॉल में इन लास्ट 10 ईयर्स। तो दिस मोर देन 10% माइट साउंड स्मॉल, बट ये 10 से 30% तक की इंक्रीज है ओवरऑल। और इसमें भी एक देखने वाली बात यह है कि अगर हम देखें पिछले 10 सालों में, जैसे डॉक्टर गगनदीप वाज आल्सो सेइंग कि एक्सट्रीम एंड हेवी रेनफॉल इवेंट्स हैव इंक्रीज्ड क्वाइट अ बिट। सो जो हम इंक्रीज देख रहे हैं तहसील्स में, उसमें से भी ओवरऑल 64% तहसील्स ऐसे थे जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवी रेनफॉल डेज हैव इंक्रीज मल्टीफोल्ड इन लास्ट फ्यू इयर्स। सो इसका मतलब है कि ओवरऑल ही अगर हम देखें, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब राज्य हो गए जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इवन इन द नॉर्थ सम ऑफ द स्टेट्स, इन इन स्टेट्स में हमने ये देखा कि ओवरऑल ही रेनफॉल, हेवी रेनफॉल डेज की इंक्रीज काफी ज्यादा हुई है। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू। और अगर जैसे आप बात कर रहे थे कंपेयर टू लास्ट ईयर, जी। अब इस साल क्या हुआ है, जैसे मैं पहले हीट की बात कर रहा था, इस साल हमने उतने हीट वेव्स नहीं देखे, बिकॉज रेनफॉल हैज बीन ऑन एंड ऑफ, एंड एल नीनो का इफेक्ट ऑलरेडी लास्ट ईयर एंड तक चला गया था। And then I think this year was supposed to, I mean, La Nina was supposed to kick in. Some estimates say that it is still a neutral phase and La Nina has not yet entered into the picture. Some estimates say that it is likely to occur. But overall हम ये देख सकते हैं, जैसे हमारे मानसून के स्टडी में भी बहुत क्लियरली निकल के आया कि सबसे ज्यादा बारिश इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में अब अक्टूबर में हो रही है। So September and October are becoming kind of the wettest months of जी। the monsoon season. और ये एक बात बिल्कुल क्लियरली दर्शाता है कि जो ओवरऑल डिलेड विड्रॉल है मॉनसून का, दैट इज वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच दिस ओवरऑल रेनफॉल पैटर्न आर चेंजिंग। जी। डॉक्टर गगनदीप, यहाँ पर सवाल उठता है कि इस दौरान जो सबसे ख़ास बात देखी गई है उसमें फ्लैश फ्लड की घटनाएं काफ़ी बड़े पैमाने पर देखी गई। तो आपको लगता है कि क्या जो सामान्य बाढ़ है उससे ये फ्लैश फ्लड, आप क्या अलग तौर पर इसको देखते हैं? देखिए, फ्लैश फ्लड्स के कुछ कारण हैं जिस वजह से फ्लैश फ्लड्स होते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है, फ्लैश मतलब अचानक से आएगी वो बाढ़। और इसका एक रीजन ये हो सकता है कि हेवी रेनफॉल, जैसे हमारा क्लाइमेट स्टैटिस्टिक्स भी ये बता रहे हैं कि कम ड्यूरेशन में अब ज्यादा बारिश हो जाती है। और कम ड्यूरेशन में ज्यादा बारिश हो जाती है अगर आप ऐसे एरिया में जहां पर आपके बहुत एक्सेसिव, बहुत डेवलप्ड एरिया है, तो हम उसको अर्बन फ्लड्स का नाम भी देते हैं। तो हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, और अगर आप गुड़गांव देखते हैं तो गुड़गांव में बार बार जल भराव हो जाता है। तो एक तरह से वो भी, अगर कम ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है और फ्लडिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज अ फ्लैश फ्लड। दूसरा, अगर हम माउंटेन कैचमेंट्स में देखें, हमारे जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें आपने देखा होगा आजकल खूब सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से भी, किश्तवाड़ में जो इवेंट हुआ। तो आप देख रहे हैं ये भी फ्लैश फ्लड्स हैं, लेकिन इनके कारण अलग हैं। इनका कारण, जैसे एक मैं आपको मेजर फ्लैश फ्लड के बारे में बताना चाहूंगा, जो 2021 में चमोली में एक रॉक आइस मास पहाड़ी से टूटा और वो ऋषिगंगा नदी में आकर गिरा, और उसके बाद ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये दोनों बिल्कुल तहस नहस हो गए थे। लगभग 200 लेबरर्स
तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वो सब उस मलबे में दब गए। तो दिस वाज आल्सो अ फ्लैश फ्लड इवेंट। और उसके बाद आपने जो धराली में देखा अगस्त 5 का जो इवेंट है, दैट वाज आल्सो अ फ्लैश फ्लड इवेंट। उसमें आपने देखा कितने बहुत कम समय में वो पानी ऐसी स्लोप से नीचे नीचे आया और जितना भी वहां सेटलमेंट था वो सब जमींदोज हो गया। तो फ्लैश फ्लड्स एक अलग तरीके के फ्लड्स हैं। अगर आप नॉर्मल फ्लड्स की बात करेंगे, रिवराइन फ्लड्स की बात करेंगे, तो आपके पास वार्निंग्स हैं। आपको आईएमडी रेगुलर उस उन नदियों पे आईएमडी के स्टेशंस हैं जो कि डिस्चार्ज कितना वॉल्यूम आ रहा है पानी का और कितनी वेलोसिटी है, लेवल क्या है। आपको अगर आप दिल्ली की बात करें, यमुना का भी लेवल कितने लेवल पे वो बह रही है, गंगा कितने लेवल पे बह रही है, अलग अलग मॉनिटरिंग स्टेशंस पे ये डेटा हमारे पास होता है। आईएमडीज की वार्निंग्स भी देता है, सीडब्ल्यूसी इसको मेंटेन करता है। लेकिन अगर आप फ्लैश फ्लड्स की बात करें तो यहाँ पर वार्निंग का टाइम बहुत ही कम हो जाता है और ऑलमोस्ट निल काफी सारे केसेस में। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन इवेंट्स में और इसीलिए डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो डॉक्टर गगनदीप, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि फ्लैश फ्लड के लिए क्या आमतौर पे जो संवेदनशील क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो क्या उस तरह की कोई पहचान की गई है क्या? देखिए, मैं इसमें पर्टिकुलरली अपना रिसर्च के बारे में भी थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने जी। अपनी पीएचडी में उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स के लिए काम किया था, जिसमें मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन से संवेदनशील एरियाज हैं जहां पर फ्लैश फ्लड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे अच्छा एक सोर्स है रिमोट सेंसिंग बेस्ड डेटा। हमारे पास बहुत सारी लेयर्स, मल्टी लेयर्स को हम एनालाइज करते हैं उसमें, और उसमें रेनफॉल भी इंक्लूड होगी। और अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां की टोपोग्राफी, वहां की ये जो जमीन की एलिवेशन है, आप देखेंगे बहुत कम डिस्टेंस में एलिवेशन का ग्रेडियंट का बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो वो भी उसको एनालिसिस में लेकर आना होता है। और लैंड यूज प्रैक्टिसेस कैसी हैं, बहुत सारी लेयर्स को हमने इस्तेमाल करके ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से ऐसे संवेदनशील इलाके हैं। जो मैंने ये काम उत्तराखंड के अपर गंगा कैचमेंट के लिए किया था, जिसमें मेरे एनालिसिस में ये आया कि मंदाकिनी रिवर बेसिन, जहां पर ये केदारनाथ वाली आपदा भी हुई, वो बहुत वल्नरेबल है। उसको फिर हमने आगे और स्टडी किया। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज करके अगर आपके पास डेटा सेट्स अवेलेबल हैं तो हम संवेदनशील इलाकों को पहचान कर मैप सकते कर हैं आप। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी मैप कर जी जी सकते जी। हैं। और एक तरीका और है इसमें, जैसे अगर आप किसी इवेंट को अगर आप मॉडल करें, जैसे चमोली वाले इवेंट का मैं जिक्र कर रहा था, उस इवेंट को मैंने मॉडल किया। हमने ये आइडेंटिफाई किया कि अगर वो इवेंट होता है तो डाउनस्ट्रीम में, नीचे वाले इलाकों में कैसा डैमेज होगा, डेप्थ क्या होगी, कितना एक्सटेंट होगा उसका, कितना फैलाव होगा अगर पानी एक्सेस वाटर आ रहा है रिवर में। तो इस तरह से हम मैपिंग कर सकते हैं कि मैपिंग कर कौन सा सकते हैं, बिल्कुल होगा बिल्कुल। डाउन। डॉक्टर विश्वास, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं, इसमें इंसानी जान और माल के नुकसान के अलावा मौसमी आपदाओं का असर फसलों पर भी देखने को मिला है। लाखों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं, हज़ारों मवेशियों का नुकसान एक तरीके से तबाही की गंभीरता को दिखाता है। तो इस पूरे जो एक तरीके से पूरा एपिसोड है, ये इंसानी जान माल के अलावा जो तमाम दूसरी चीज़ों पे इसका असर पड़ रहा है, जो नेचुरल डिज़ास्टर है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं डॉक्टर विश्वास? जी, टिप्पू जी, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू वन पॉइंट कि सी हिमालयन स्टेट्स आर वेरी vulnerable to any kind of impact, and especially if we look at climate vulnerability index, our research from 2021 suggests that nearly 75% of districts in India are prone to either a flood, a cyclone or a drought. एंड स्पेशली जब हम हिमालयन स्टेट्स की बात करते हैं तो ये जो वल्नरेबिलिटी है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इट गेट्स कंपाउंडेड बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स। जैसे हिमालयन स्टेट में हम देखते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होती है, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू रहता है। अगर कोई एरिया में, अगर किसी एरिया में लैंडस्लाइड के कारण रोड अगर डैमेज हो जाए तो पूरा एक्सेस वहाँ का कट हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दीज वल्नरेबिलिटीज इन जनरल हिमालयन स्टेट्स आर वेरी मच वल्नरेबल। सो मैं इस चीज को एक मतलब एक वल्नरेबिलिटी के लेंस से अगर देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हिमालयन स्टेट्स पे क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काफी इम्पैक्ट काफी एम्फोसिस देना होगा। और अगर हमें ये फोकस करना है कि हमारे रोड्स, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हमारी पब्लिसिटीज एज वेल एज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बीइंग बिल्ट इन द हिमालयन स्टेट्स, आई थिंक इन सभी चीजों को हमें एक क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से देखना होगा। एंड व्हाट इज मेंट बाय क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें जो पास्ट क्लाइमेटिक डेटा है ऑफ कोर्स उससे तो सीख मिलती है,
बट हमें थोड़ा फ्यूचर का भी कंसिडरेशन इसमें देखना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शंस को देखते हुए, कि क्या हमारे ड्रेनेज चैनल्स, क्या हमारे सीवरेज सिस्टम्स, क्या हमारे स्टॉर्म वाटर सिस्टम्स इस सब एक्सेसिव रेनफॉल को डील करने के लिए बने हैं। अगर नहीं बने तो उनको रिवैम्प करने की जरूरत है, उनको रिवाइव करने की जरूरत है, रिट्रोफिट करने की जरूरत है। एंड स्पेशली अगर अब बात करें तो ओवरऑल ही इंडिया में अगर हम बात करें तो नियरली 60% इंफ्रास्ट्रक्चर इज येट टू बी बिल्ड। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है एटलीस्ट उसमें हम क्लाइमेट प्रोजेक्शन का इंक्लूड करके एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू बिल्ड रियली गुड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन एडिशन टू दैट अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन नेटवर्क्स की, जैसे आईएमडी के स्टेशन हो गए, सीडब्ल्यूसी के स्टेशन हो गए, अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसके बेसिस पे बनाई जाती है। आई थिंक माउंटेन्स में इन जनरल लैंडस्केप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट इज नॉट एज इजी टू ऑब्जर्व एंड प्रेडिक्ट थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन माउंटेन्स। सो हमें अपने इंडिया का जो मॉनसून मिशन है, आई थिंक उसमें भी स्पेशल एम्फोसिस दिया गया है टू सेट अप अर्ली वार्निंग नेटवर्क इन हिमालयन स्टेट्स। आई थिंक जैसे ही ये एस्टेब्लिश हो जाएगा, we will be able to predict these kind of events much more precisely, and I think that's where we should put more emphasis. So 2 action points. One is of course prediction and early warnings and increasing the observation network, and second is to enhance the resilient infrastructure in the mountain states. जी डॉक्टर गगनदीप, अभी आप चूंकि फ्लैश फ्लड की बात कर रहे थे तो इससे जुड़ा एक सवाल, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बात अगर हम करें, ग्लोफ जिसको आप आम जबान में कहते हैं, तो इसकी संख्या क्यों बढ़ रही है आखिर? देखिए, इसका सीधा सीधा रीजन है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, तो हमारे पहाड़ों पर जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। तो अभी ग्लेशियर मेल्ट होके क्या होता है, जब वो ग्लेशियर्स में जब आइस मेल्ट होगी तो वो पानी बनेगा, पानी बन के वो हमारी माउंटेन टेरेन में उनको ऐसी जगहें मिल जाती हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स, तालाब टाइप के बन जाते हैं, जिनको हम ग्लेशियर लेक्स कहते हैं। तो अब क्या होता है, इन ग्लेशियर लेक्स को हमने, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पानी स्टोर हो गया है। अब पानी जब हम स्टोर करते हैं तो हम इंग्लिश में कहते हैं कि वो एक रिजर्वायर बन गया है। तो बट इस केस में ये एक नेचुरल एक लेक बन गया है जिसकी बाउंड्री को डिजाइन नहीं किया गया है। तो वहां पर जितना भी पानी इकट्ठा हो जाता है वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा चारों तरफ उस बाउंड्री के, वो जो नेचुरल बाउंड्री है। और ये जो बाउंड्री बनी है, ये इसको बोलते हैं मोरेन। ये एक्चुअली बहुत जब ग्लेशियर रिसीड करता है, दैट मींस ग्लेशियर पीछे जाता है मेल्ट होते होते, तो जो उसके रिमेन्स रह जाते हैं वहां, उसको मोरेन्स कहते हैं। तो वहां पर ये पानी इकट्ठा हो जाता है। तो अब अगर एक्सेसिव रेनफॉल हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो वो जो ऑलरेडी वहां जो पानी था उस पर और भरा। और ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जो केदारनाथ में आपदा हुई थी 2013 में। वहां पर एक चोराबारी लेक था केदारनाथ मंदिर से ऊपर, तो वहां पर ऑलरेडी एक लेक था, खूब सारी बारिश हुई, 4 दिन रेगुलर बारिश हुई वहां जून में। और एक जो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद नॉर्दर्न साइड की जो वॉल थी उस पर एक्सेसिव प्रेशर हुआ और वो टूट गया। और वो टूटा तो वो जितना पानी था वो सब नीचे बहा। तो इट इज अ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। बेसिकली एक ग्लेशियर लेक था जो आउटबर्स्ट हो गया और उसकी वजह से फ्लड हो गया। तो बेसिकली बट मैं आपको यहाँ पर एक मेजर चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट का बहुत मेजर फोकस है ग्लोव्स के ऊपर, स्पेशली एनडीएमए का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि 7,500 ग्लेशियर लेक्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, मैप हो चुके हैं। ये सब इंडिया में हैं, हिमालयन एरियाज में। और इनमें से 195 ऐसे लेक्स हैं जो कि इंडिया में अलग अलग संस्थानों के रिसर्चर्स ने इन पर स्टडी करी है। तो अभी जो 195 लेक्स हैं, इसको एनडीएमए ने आइडेंटिफाई करके इसके ऊपर एक ग्लोव रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम डिजाइन किया है। और जब हम मिटिगेशन की बात करते हैं तो मैं आपको थोड़े से स्टैटिस्टिक्स इस पे शेयर करना चाहूंगा कि एक डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनडीएमए के माध्यम से स्टार्ट किया है, जिसमें 2,28,000 करोड़ की फंडिंग 15 फाइनेंस कमीशन में डेडिकेट की गई है इसी के लिए। और ये केवल मिटिगेशन के लिए है, नॉट ओनली ग्लोव्स, ये लैंडस्लाइड्स के लिए, फ्लड्स के लिए, अर्बन फ्लड्स के लिए भी मिटिगेशन प्रोग्राम चल रहा है। और जो भी स्टेट्स इन आपदाओं से ग्रस्त हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप मिटिगेशन मेजर्स ले आएं। जब हम मिटिगेशन की बात करें, मिटिगेशन मतलब इन आपदाओं से जो भी नुकसान होने वाला है, हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना है इसके लिए। तो गवर्नमेंट की बहुत फोकस्ड अप्रोच है, फंडिंग मैकेनिज्म रेडी है और इस पे काम चल रहा है। ठीक है।
डॉक्टर विश्वास, एक बड़ा अहम सवाल उठता है कि जिस तरीके से जेएनके, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में तो प्राकृतिक घटनाएं लगातार हो रही हैं और हम सब इसके साक्षी भी हैं, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों में अगर मैं बात करूं तो इतनी तबाही की घटनाएं फिलहाल सामने नहीं आ रही है, ना ही देखने को मिल रही हैं। ऐसा क्यों है? So if I can take that question, so overall अगर हम देखें तो in the past also देखा है, जैसे मैं मानसून स्टडी की बात कर रहा था, ओवरऑल ही जो मानसून का पैटर्न है वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ झुका हुआ है इन टर्म्स ऑफ हेवी रेनफॉल इवेंट्स एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द मानसून रेनफॉल। तो मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ बताना चाहता हूँ। जैसे हमने देखा कि राजस्थान, सेंट्रल महाराष्ट्र, कोस्टल महाराष्ट्र, सेंट्रल कर्नाटका, इन स्टेट्स में हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में 30 से ज्यादा प्रतिशत बारिश में बढ़ोतरी। इसका मतलब है कि मोर देन 30% रेनफॉल हैज इंक्रीज्ड इन दीज रीजन्स व्हिच आर हिस्टोरिकली बीन वेरी ड्राई। बट आई मीन देयर आर कपल ऑफ रीजंस टू इट। ऑफ कोर्स वी नो दैट जो टेम्परेचर है अरेबी का, उसका जो वार्मिंग का रेट है वो दैट हैज नाउ एक्सीडेड द वार्मिंग रेट बे ऑफ बंगाल, because of which there are many more cyclones, many more tropical storms that are that are forming in Arabian Sea, and then which are eventually landfall in far western, western in state. ये है, इसको IITM स्टडी ने भी वैलिडेट किया था कि nearly 52% increase has been seen tropical cyclones in the Arabian Sea in last 20 years, which brings more moisture, which brings more clouds and brings more rainfall. So that is definitely one reason. In case of northeast में भी, जैसे मैं हिमालयन स्टेट बात कर रहा हूँ, और एक चैलेंज ये भी है कि मे बी वी आर नॉट जैसे छोटी छोटी लैंडस्लाइड, वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है तो उससे इकोनॉमिक लॉस ठीक है, ज्यादा नहीं हुआ होगा। जी जी जी, बट ऑल्सो इको लैंडस्केप। ठीक है डॉक्टर विश्वास, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर गगनदीप, आपको लगता है कि जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, हमारे भारत की मैं बात करूं या फिर पूरी दुनिया की बात करूं, क्या इन बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के पीछे आप इंसानी दखलंदाजी को भी जिम्मेदार मानते हैं? डॉक्टर गगनदीप। देखिए, मैंने शुरू में आईपीसीसी रिपोर्ट का जिक्र किया, तो आईपीसीसी रिपोर्ट, देखिए ग्लोबल वार्मिंग हम एट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों को कि ग्लोबल वार्मिंग से ये जो इरेटिक पैटर्न हो रहा है मानसून्स का, रेनफॉल्स का, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये बेसिकली उसी वजह से हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम जितने भी लोग हैं, हम ऐसी फैसिलिटीज, हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिससे थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो और आईपीसीसी की जो असेसमेंट रिपोर्ट 6 है, उसमें ये भी बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत क्लियरली पहली बार ऐसा हाईलाइट किया गया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कि क्योंकि ह्यूमन ड्रिवन है ये सारे चेंजेस, तो इसलिए डेफिनेटली हम क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस वजह से ये सब पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, एंड देन एवरीथिंग इज विद अस। तो इस तरह तो फिलहाल इस एपिसोड का एक आखिरी सवाल डॉक्टर गगनदीप बहुत संक्षेप में आपसे है कि जिस तरीके से हम एआई के दौर से गुजर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर पहुंच रही है, आपको लगता है कि फ्लैश फ्लड प्रबंधन की अगर मैं बात करूं तो इसमें टेक्नोलॉजी किस तरीके से भविष्य में मददगार साबित हो सकती है? देखिए, फ्लैश फ्लड्स के लिए जब हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो डेटा इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। वहां पर जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छे आपके जो मॉडल्स हैं वो प्रिडिक्शन कर पाएंगे, असेसमेंट कर पाएंगे। तो आज की डेट में हमारे पास इसरो खूब सारी सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर रहा है, बहुत सारा रिमोट सेंसिंग बेस्ड डेटा आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने नाइसार मिशन के बारे में सुना होगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो उससे वो स्पेसिफिक एक ऐसा मिशन है जो कि डिजास्टर रिलेटेड डेटा हमें खूब सारा देने वाला है। हमें फ्लड्स के लिए, ड्रॉट्स के लिए, ये वो सब डेटा बहुत काम का रहेगा। तो इस तरह का डेटा जब हमारे पास होगा और हम एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, एआई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो आई थिंक हम जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा मॉडल्स को ट्रेन कर पाएंगे और ये
हमको मैपिंग के लिए और प्रिडिक्शन के लिए काम आएगा। और एक सजेशन मैं ये भी देना चाहूंगा, या एक मतलब हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। कम्युनिटी और टेक्नोलॉजी को साथ में लेके अगर हम चलेंगे और तो मुझे लगता है बहुत प्रभावशाली रहेगा। और एक छोटी सी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि फ्रॉम NITM हमारा मेन मैंडेट ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का। हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको आई थिंक आपके माध्यम से मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने कम्युनिटी की बात करी, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जी जी। हमने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, इन सब से कोलैबोरेशन करके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को मेन स्ट्रीम करने के लिए काफी सारे कदम उठाए हैं हमने। DRR क्लब्स, अब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि हर स्कूल में DRR क्लब होना चाहिए। उसके बाद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है नेट के एग्जाम के लिए। और हमारी ये भी कवायद चल रही है कि इसको एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट लेके आया जाए, ताकि छात्र जागरूक होंगे तो उनके माता पिता भी जागरूक होंगे और बिल्कुल बिल्कुल। हमें बेटर प्रिपेयर्डनेस रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और डॉक्टर विश्वास आपका, डॉक्टर गगनदीप आपका, आपने अपने अनुभव साझा किए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। प्राकृतिक आपदाएं जितनी देर और जितने दिन आती हैं, इसका असर उससे कहीं दूर और आगे तक जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला अनुमानित वैश्विक नुकसान अब 145 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, बढ़ता वैश्विक तापमान बड़े कारण हैं। प्रकृति का ये क्रोध एक चेतावनी भी है जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि इस संकट का समाधान भी इंसान के ही हाथ में है। अब फैसला हमें लेना है, विनाश की ओर बढ़ते रहना है या सुधार की दिशा में पहला कदम उठाना है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट TV। नमस्कार।